Am I audible to you all? Yes, sir. Okay, fine. As you know, a latest update of Pharmacy Council of India, आप लोग के पास मेल या मैसेज आया होगा। क्या आप जानते हैं एग्जिट एग्जाम होने वाला है आपका? जिन्होंने 2022 और 2023 में एडमिशन लिया है, इन बैचेस पे एग्जिट एग्जाम इम्पोज किया जाएगा। ठीक है। जिन्होंने 22 में एडमिशन लिया है वो 24 में पास आउट होंगे। क्यों? और जिन्होंने 23 में एडमिशन लिया है वो 25 में पास आउट हो जाएंगे। 2 साल का है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एग्जिट एग्जाम होगा। तो एग्जिट एग्जाम क्या होता है? एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जाम मतलब परीक्षा। एग्जिट एग्जाम का मतलब होता है जब आपने किसी कोर्स को कंप्लीट किया, आपने कोई डिग्री कंप्लीट की, आपने कोई डिप्लोमा कंप्लीट किया, या आपने कोई भी कोर्स यदि कंप्लीट किया है, तो उसका आपका एक टेस्ट लिया जाता है। और उस टेस्ट के बिहाफ पे आपको उस जो भी आपने कोर्स किया है उससे रिलेटेड यदि कोई लाइसेंस मिलना है या कोई आपको ऑथराइजेशन मिलना है, तो वो उस टेस्ट के बिहाफ पे दिया जाता है। ऐसा जैसे काफी लंबे समय से जो लोग लॉ करते हैं, है ना, लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपना लॉ करने के बाद में बार काउंसिल का एक एग्जाम देना होता है। उसके बाद उनको एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस के बिहाफ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे वो लॉ की प्रैक्टिस कर पाते हैं, जज के सामने आर्ग्यू कर पाते हैं। ऐसे ही बीइंग एज अ फार्मासिस्ट आपको मेडिकल स्टोर खोलना है जिसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए। और ड्रग लाइसेंस के लिए आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया है। पर पीसीआई ने देखा, यूनिवर्सिटीज ने देखा कि बहुत से स्टूडेंट है जो कॉलेज नहीं जाते, डिप्लोमा इन फार्मेसी नॉन अटेंडिंग हो गया है। और स्टूडेंट पढ़ाई कम करते हैं, कॉलेज कम जाते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं, और काफी ज्यादा मतलब हल्के में ले रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी को। तो एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए एग्जिट एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये आपका 2022-23 बैच पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपके जो सीनियर्स जो अभी सेकेंड ईयर में है, और आप लोग जो फ्रेशर हो। ठीक है। आपके पास 7 मंथ्स का टाइम है, 7 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। डेट एग्जैक्टली अभी नहीं आई है, पर ये आपको पीसीआई के नोटिफिकेशन के थ्रू या यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी। और जितने भी कॉलेजेस हैं उनको भी पीसीआई लेटर भेज चुका है, जुलाई में ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है। तो यू हैव 7 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन, जो अभी सेकेंड ईयर में है स्पेशली। और जो फर्स्ट ईयर में है उनको तो नेक्स्ट ईयर देना है ना, मतलब उनके पास ज्यादा समय है। और ये जो एग्जाम होगा इसमें आपके फार्मेसी के जो टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं इसमें से 8 सब्जेक्ट्स ही आएंगे, 4 सब्जेक्ट इसमें नहीं पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, है ना। और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे 50%। 100 एमसीक्यू आएंगे आपके, 8 सब्जेक्ट्स हैं। और उन एमसीक्यूज में से यदि आपके 50 एमसीक्यूज करेक्ट हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, और उसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा। जैसे पहले आप लोग नहीं, आपके 8 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसको आप डिवाइड करके देख लो कि एक सब्जेक्ट से कितने आएंगे। और आपके टोटल डिप्लोमा इन फार्मेसी में 11 सब्जेक्ट्स है बेटा। फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट है। 5 + 6 = 11 सब्जेक्ट्स। ओवरऑल आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें से एग्जिट एग्जाम में जो कोर फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं वही आएंगे, जैसे कोग्नोसी हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, जुरिस हुआ, है ना। और जैसे इसमें आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आएगा, ऐसे मतलब 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नहीं आएंगे। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। और आपको 50% केवल आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। ये आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको केवल टिक करना होगा। ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसकी मार्कशीट आप नेट से डाउनलोड कर लोगे, है ना। और जब आप ये मार्कशीट लगाओगे क्वालिफाई की, उसके बाद में ही आपका रिजल्ट की मार्कशीट के बिहाफ पे ही आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा। ड्रग लाइसेंस क्या होता है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं।
ये लाइसेंस हमें दवाई बेचने की, दवाई को हमारे अधिकार क्षेत्र में रखने की, दवाई का ट्रांसपोर्टेशन करने की, मेडिसिन को रिटेल करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये पावर हमें प्रोवाइड करता है। और यदि कोई ऐसा नहीं करता, बिना लाइसेंस के कोई मेडिकल स्टोर चलाता है, तो उसको जुर्माना भी हो सकता है 10,000 का, और उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, और उसका मेडिकल स्टोर बंद हो सकता है। तो जितने भी मेडिकल स्टोर आप देख रहे हो, ये सब किसी न किसी लाइसेंस पे खुले हुए हैं। मार्केट में कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, जैसे कुछ लोग अपना लाइसेंस किराए से देते हैं, है ना, ऐसा बहुत चलता है, लेकिन ये इलीगल होता है ना। जो फार्मासिस्ट है वो कहीं जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपना लाइसेंस अपने किसी परिजन को, रिलेटिव को, या किसी फ्रेंड को रेंट से दे रखा है। तो ये इलीगल प्रैक्टिस है, लेकिन ऐसा मार्केट में बहुत चल रहा है। तो फार्मेसी में क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, है ना, हमारे देश के जो फार्मासिस्ट हैं वो ज्यादा अच्छा हमारी कंट्री को सर्व कर पाए, तो इन्हीं सभी रीजनों की वजह से ये एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप लोग इसकी भी तैयारी साथ साथ करें, है ना। क्योंकि आप, यदि आपके फर्स्ट ईयर पास हो भी जाते हो, सेकेंड ईयर पास हो भी जाते हो, तो भी तो आपको लाइसेंस तो तभी मिलना है जब आप एग्जिट एग्जाम निकालोगे, है ना। और ये साल में 2 बार होगा, ठीक है, एवरी 6 मंथ्स में ये 2 बार आप दे सकते हैं। हो सकता है कि आप, यदि पहली बार में ना निकाल पाए, तो फिर आपको 6 महीने तैयारी करके फिर देना पड़ेगा। फिर नहीं निकल पाए, 6 6 महीने तैयारी करके फिर दोगे, तो ऐसा आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, है ना। तो अनलिमिटेड लिमिटेड अटेम्प्ट्स तो है, लेकिन आप जितना टाइम लगाओगे उतना आपका लाइसेंस लेट हो जाएगा, है ना। तो आप इस एग्जाम की भी तैयारी कीजिए। पहले ऐसा था, कंफ्यूजन था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले केवल नोटिफिकेशन में यही बताया था कि होगा। अब ये भी बता दिया है कि कब होगा। अब ये भी बता दिया जाएगा कि किस डेट को होगा, है ना। तो अब इसको आपको सिंसियरली लेना है। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। लेकिन ये अच्छा है एक हिसाब से। इससे क्या है, फार्मेसी में, एजुकेशन में क्वालिटी आएगी, ठीक है। पहले लोग चीटिंग करके पास होते थे, और बहुत सारी मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो वो सब अब रुक जाएंगी, है ना। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक फिल्टर लगा दिया है। और नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल की एक बॉडी होती है, यही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की बॉडी कंडक्ट करवाएगी, तो ये कॉलेज लेवल पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मत, ये पता चलेगा जब आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे, तो सेंटर आपको कहाँ दिए जा रहे हैं। या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपका कॉलेज है वहां होगा, या तो फिर इसके सेंटर केवल जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर ऐसी बड़ी जगह भी रह सकते हैं। या तो आपका कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर भी हो सकता है, बस वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये सब डिसाइड करेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज को अप्रूवल्स भी देती है, कॉलेज के अप्रूवल को रिजेक्ट भी करती है ना। जितने भी नए कॉलेज खुलते हैं, तो वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं पीसीआई पीसीआई में। पीसीआई का हेड ऑफिस है दिल्ली में, है ना। तो और पीसीआई फिर यूनिवर्सिटी को भी रेगुलेट करती है। जैसे आप लोग की यूनिवर्सिटी आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, भोपाल में है ये, है ना। भोपाल में जो राइसेन हाईवे है ना, आसपास इसके ट्रूबा कॉलेज है, और वेदिका, बहुत सारे कॉलेजेस है इसके आसपास। तो ये आपका इंजीनियरिंग करवाती है, फार्मेसी करवाती है, पीएचडी भी करवाती है इंजीनियरिंग से, फार्मेसी से। तो ये बहुत पुरानी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ये। हमारे मध्य प्रदेश में इस यूनिवर्सिटी के अंडर में सबसे ज्यादा कॉलेजेस आते हैं, आरजीपीवी के अंडर में। और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है ये। तो यदि हमें एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना है ना, तो हमें उन पॉइंट्स को जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड, उनको हमको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। एक है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आना ही आना है, एमसीक्यू बेस्ड जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे डब्ल्यूसीएल है आपका, वेस्टर्न कोल लिमिटेड है, ओएनजीसी, और आपका जितने भी मतलब रेलवेज के एग्जाम होते हैं, तो उसके उसमें भी आपको फायदा मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने से, यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो। बाकी एग्जिट एग्जाम की तैयारी तो आपको करना ही करना है, वो तो मैंडेटरी है, उसके बिना तो आपका काम ही नहीं होगा। क्योंकि आपको ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे। ना तो आप फैक्ट्री में काम कर सकते हो, ना तो आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, ना तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करने के बाद में एग्जिट एग्जाम तो निकालना ही निकालना है।
आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यदि आज आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो आपको ये आपके थ्योरी एग्जाम में ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपका एग्जिट एग्जाम से यहाँ से एक एमसीक्यू 100% आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, क्लिनिक गए होंगे, डॉक्टर ने आपको चेक किया होगा, है ना? स्टेथोस्कोप आपके चेस्ट पे लगाया होगा, आपकी टंग देखी होगी, आपकी आई देखी होगी, है ना? आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया होगा थर्मोमीटर की हेल्प से। उसके बाद डॉक्टर ने आपको एक पर्ची पे दवाई लिख के दी होगी, है ना? या तो वो पर्ची आपको काउंटर से ही मिल जाती है। जब आप क्लिनिक जाते हो तो सामने रिसेप्शन से आपको एक पर्ची बना के दी जाती है, उसका जो भी पैसा है 100-200 रुपए वो आपसे ले लिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसा ही होता है, जब आप काउंटर पे जाते हो तो आपसे 10-15 रुपए लेके आपको एक पर्ची बना के दी जाती है। उसी पर्ची को बेटा हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम आरएमपी भी कहते हैं शॉर्ट में। अब ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? ऐसा डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हो। यदि कोई डेंटिस्ट का कोर्स करे, वेटनरी डॉक्टर का कोर्स करे, या कोई एमबीबीएस करे, बीएमएस करे, तो इनके बोर्ड में इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और इनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे जिसने बीएमएस किया है, आयुर्वेदाचार्य है जो, वो अपना आयुष बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जिसने एमबीबीएस किया है वो एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1956 में आया था ये, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जैसे आप लोग अभी फार्मेसी करोगे तो आप लोग को भी तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, है ना? ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, जब आपका रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा, उस बिहाफ पे आपको एक नंबर मिलेगा, तो आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाओगे, है ना? तो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर हो जाएगा। तो ऐसा ही रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के पास है बेटा, उसी को हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। क्या बेटा गांव में कोई व्यक्ति यदि क्लिनिक खोल के बैठा है, पेशेंट देख रहा है, तो वो आरएमपी है? नहीं है। वो झोला छाप डॉक्टर है। उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है लीगली किसी पेशेंट को देखने का। उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अपनी मर्जी से पेशेंट देख रहा है ना? पर गवर्नमेंट जिसको अधिकार देती है वो आरएमपी होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन वही है जो आरएमपी लिखता है। ठीक है? यदि कोई किसी को पर्ची पे दो दवाई लिख के दे दे तो वो प्रिस्क्रिप्शन है क्या? नहीं है। और प्रिस्क्रिप्शन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये आप कोर्ट में भी पुटअप कर सकते हो, है ना? कोर्ट में आप पुटअप कर सकते हो। यदि आपको छुट्टी लेनी है और आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगा दिया, आपने यदि डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि आप मेडिकली अनफिट हो अपने काम पे जाने के लिए, या आप मेडिकली अनफिट हो स्कूल जाने के लिए, तो उस चीज को कंसीडर किया जाएगा, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और इसकी लीगैलिटी कैसे प्रूफ होती है? डॉक्टर के सिग्नेचर से। यदि प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर का सिग्नेचर ना हो, आरएमपी का सिग्नेचर ना हो, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है? जिस भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, प्रिस्क्रिप्शन के एंड में उसका सिग्नेचर होना चाहिए विद डेट, तभी वो प्रिस्क्रिप्शन लीगल माना जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसके पास डॉक्टरी का लाइसेंस होगा। ठीक है? ये आपका डेंटिस्ट हो सकता है, वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर मतलब बेटा जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे जो पेट एनिमल्स होते हैं, किसी ने कैट पाला है, डॉग पाला है, वो यदि बीमार पड़ जाता है तो उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। विलेज में भी पशुधन जो होता है लोगों के पास, पशुधन मतलब जो एनिमल्स लोग पालते हैं, जैसे कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई गाय पाल रहा है, किसी ने मुर्गा मुर्गी पाल के रखे हैं, तो इनका भी बेटा टीकाकरण होता है, इनके भी डॉक्टर होते हैं, इनका भी इलाज किया जाता है, ये भी बीमार पड़ते हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं। और वेटनरी के फार्मासिस्ट भी होते हैं, वेटनरी के डॉक्टर भी होते हैं, आयुष के डॉक्टर जो ये वटी गुटिका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आप कभी गए होंगे, तो ये सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं बेटा, इनकी पढ़ाई अलग होती है, इनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग बोर्ड्स में होता है, इनकी पैथी अलग अलग होती है, लेकिन ये रहते सभी डॉक्टर है ना? जैसे फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपका फिजियोथेरेपी के जो एक्सरसाइजेज हैं उसके थ्रू वो आपको ठीक करेंगे, है ना? तो हर पैथी में जो मेडिसिन है वही वो डॉक्टर लिख सकता है। यदि एक बीएमएस डॉक्टर सपोज किसी को पेनिड्यूरा का इंजेक्शन लिखता है, तो क्या ये लीगल प्रैक्टिस है? बताओ।
हम्म। नहीं है, पर ऐसा मार्केट में चलता है, पर हमें पता होना चाहिए लीगल क्या है और इलीगल क्या है। आज के समय में तो आप गांव के डॉक्टर के पास जाओगे जिसके पास कोई डिग्री नहीं, वो भी आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाएगा, जेंटामाइसिन लगाएगा, आपको बॉटल लगाएगा, पूरी एलोपैथिक प्रैक्टिस करेगा वो। एलोपैथिक प्रैक्टिस में आपका आता है ये जितने भी इंजेक्शंस हैं आपका, और ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है, टैबलेट कैप्सूल, तो ये सब वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ओटीसी की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है आपके एच शेड्यूल के ड्रग्स के लिए, क्योंकि ये ड्रग्स के ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं पेशेंट में। और जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, एक्स शेड्यूल के ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिनके स्ट्रिप पर ब्लैक कलर का एक लाइन कॉर्नर में होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो एक्स शेड्यूल का ड्रग है, और वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाना चाहिए। और मेडिकल स्टोर पे 3 इयर्स तक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये जो एक्स शेड्यूल के ड्रग्स हैं बेटा, ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे काम करते हैं और हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, ये ड्रग डिपेंडेंस कॉज करते हैं, ड्रग अब्यूज इनका हो सकता है, मिसयूज ऑफ ड्रग हो सकता है। तो इसीलिए इनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है। अब डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उसको डिस्पेंस कौन करता है, उसकी कंपाउंडिंग कौन करता है? उसकी कंपाउंडिंग करता है फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट भी बेटा रजिस्टर्ड होना चाहिए। आयुष के भी जो फार्मासिस्ट है वो आयुष में रजिस्टर्ड होंगे। आप एलोपैथिक फार्मासिस्ट बनोगे तो आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। जो नर्सेज होती हैं वो भी रजिस्टर्ड होती हैं बेटा, जो लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हमारा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और एमबीबीएस का है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सब काउंसिल है जहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब आप जॉब कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, या अपना पर्सनल क्लिनिक या पर्सनल मेडिकल स्टोर, या जो भी आप नर्सिंग होम जो भी खोलना चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, इसके हम देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। और ये प्रिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? प्रिस्क्रिप्शन में बेटा एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है, और दूसरा इसमें लैटिन टर्म्स यूज किए जाते हैं, है ना। दो लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिससे डॉक्टर का समय बचता है ना। तो ये कुछ एब्रिविएशंस होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में यूज करता है। और इनका अर्थ फार्मासिस्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसिल काउंसिल करता है, उसको समझाता है कि दवाई कैसे खानी है, कब खानी है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता। तो ये काम फार्मासिस्ट को करना पड़ता है, दवाई पेशेंट को देना, है ना, और उसको समझाना कि कौन सी दवाई कब खानी है और क्या परहेज करना है उसको। तो ये सब काम है फार्मासिस्ट का, पेशेंट को काउंसलिंग देने का। तो ये शॉर्ट एब्रीविएशन यूज करने से डॉक्टर का टाइम बचता है, और फार्मासिस्ट को इन एब्रीविएशन का नॉलेज होता है। जैसे डॉक्टर ने लिखा भाई, ड्रग के आगे लिखा है ओडी, बीडी, ओडी मतलब वंस अ डे लेगा पेशेंट, बीडी मतलब ट्वाइस अ डे लेगा, इस टाइप से वो बता देता है। जैसे उसने लिख दिया जैसे एच एस, है ना, या ओ एस, तो इनके मीनिंग होते हैं। अब ये पेशेंट तो नहीं जानता, लेकिन फार्मासिस्ट जानता है, तो फार्मासिस्ट पेशेंट को बता देता है कि भाई जब दर्द होगा तभी दवाई खाना है ना। अब जैसे सिट्राजीन है तो उसको बेड टाइम पे लेने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो फार्मासिस्ट बताएगा कि भाई इसको बेड टाइम पे लो, जब सोने जाओगे तब खा लेना। ऐसा क्यों? दिन में खा लोगे नींद आएगी, गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा। दिन में खा लोगे, कोई मशीन चलानी है, कोई दुर्घटना घट जाएगी, इंसिडेंस हो जाएगा कोई, है ना। तो घटना दुर्घटना से बचने के लिए जो दवाइयां ड्राउजीनेस कॉज करती हैं, नींद कॉज करती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट को मदहोशी आती है, बेहोशी आ सकती है, तो ऐसी दवाइयों को बेड टाइम पे ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। खाना खाने की दवाई पहले लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है, या खाना खाने के बाद लेनी है, या दवाई दूध के साथ लेनी है, तो पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो फार्मासिस्ट उसको समझा देगा। जैसे कैल्शियम के टैबलेट दिए तो उसको आप दूध के साथ लो तो ज्यादा बेहतर है। ठंडी के दिन में आप दवाई खा रहे हो तो आप गुनगुने पानी से पियोगे तो दवाई का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पानी काफी ठंडा रहेगा, और जिस वजह से दवाई आपकी उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाएगा, और उस डिले की वजह से उसका दवाई का एक्शन भी लेट आएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उस दवाई के साथ यदि कोई परहेज करना हो, है ना,
तो वो फार्मासिस्ट काउंसलिंग के थ्रू बताता है पेशेंट। तो ये फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को काउंसलिंग के थ्रू सारी सारे परहेज और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो उसको एक्सप्लेन करे, और प्रिस्क्रिप्शन में यदि कोई भी डाउट है तो पेशेंट फार्मासिस्ट से पूछ भी सकता है। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है बेटा, इस पे नंबर भी होता है, फार्मासिस्ट का भी नंबर होता है, डॉक्टर का भी नंबर होता है, या तो हॉस्पिटल के रिसेप्शन का नंबर डालते हैं कहीं कहीं, है ना, क्योंकि डॉक्टर तो बिजी रहता है, तो हॉस्पिटल के रिसेप्शन का भी नंबर डला होता है। तो कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी पेशेंट को, तो वो उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है, यदि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या वो भूल गया है। वैसे तो फार्मासिस्ट क्या है, पेन से स्लिप पे लिख देते हैं और दवाई पे चिपका देते हैं कि कौन सी दवाई कब खानी है, और पेशेंट को समझा भी देते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि पेशेंट के माइंड से स्किप होता है, तो वो फोन करके पूछ सकता है कि मैं ये दवाई कैसे खाऊं, मैं भूल गया हूं, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, जो भी डाउट रहे। तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन पे नंबर भी होता है, डॉक्टर का, फार्मासिस्ट का, या उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन का। और कुछ हॉस्पिटल में तो आपको पूरी फाइल मिलती है, उस फाइल में ही आपकी रिपोर्ट्स भी होती हैं, उसमें आपके प्रिस्क्रिप्शंस भी होते हैं। आपने कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया है, सीबीसी करवाया है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, या आपने किडनी फंक्शन टेस्ट एलएफटी करवाया है, यूरिन एनालिसिस करवाया है, कोई भी टेस्ट करवाया है, तो वो उस फाइल में आपके प्रिस्क्रिप्शंस भी रहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट्स भी रहती हैं। तो ये सारी चीजें कुछ हॉस्पिटल में फाइल्स में मिलती हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पर क्या क्या होता है। एक फॉर्मेट यदि हम डिस्कस करें प्रिस्क्रिप्शन का, कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और किस इंफॉर्मेशन से क्या इंडिकेट होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले तो उस पर डेट होती है, जिस डेट पे आपने डॉक्टर को विजिट किया है, आप हॉस्पिटल क्लिनिक गए हो, वो डेट उस पे मेंशन की जाती है। ठीक है। फिर इसमें पेशेंट का नाम होता है, उसका जेंडर होता है, उसका एड्रेस होता है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है कि पता होना चाहिए वो पेशेंट कहाँ से है ना, वो लोकल का है या वो बाहर से आया है। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन आपने पर्ची में एक ऊपर रेड कलर का आपने रेड कलर से या ब्लैक कलर से एक सिंबल देखा होगा, है ना, पर्ची ध्यान से देखना, है ना। तो उसमें आपको एक सिंबल नजर आएगा RX का। आर, और आर की जो नीचे वाली डंडी है उसको ही थोड़ा सा लंबा कर देते हैं बेटा, और एक्स बना देते हैं। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है। ये जो सिंबल है इसी को हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। अब ये जो सुपरस्क्रिप्शन होता है इसका क्या मीनिंग होता है। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो ये बता रहा है कि भाई नीचे जो लिखा हुआ है ये सारी दवाइयां हैं, वो दवाइयां हैं जो आपकी बीमारी को ठीक करेगी, और इन दवाइयों को पेशेंट को कंज्यूम करना है। तो ये सिंबल ये इंडिकेट करता है। और इसी को क्या है, जुपिटर गॉड का सिंबल भी माना गया है। मतलब डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो वो जुपिटर गॉड से, जो गॉड ऑफ हीलिंग है, मतलब बीमारी को ठीक करने के जो देवता है, उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि इन दवाइयों से पेशेंट जल्दी चंगा हो जाए, इसकी हीलिंग हो जाए, रिकवरी हो जाए, और ये ठीक हो जाए। तो ये एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया जाता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि ये बताता है कि ये रेसिपी है। ठीक है। इसको हम रेसिपी भी कहते हैं, जो कि पेशेंट को लेना है। तो ये इस सिंबल का मतलब होता है, जिसको हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रिस्क्रिप्शन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है आपके एग्जाम में, और एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। सुपरस्क्रिप्शन मतलब रेसिपी, ड्रग रेसिपी, है ना, मतलब प्रिस्क्रिप्शन का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और नीचे जो दवाइयां लिखी हैं इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्शन के नीचे होता है इंस्क्रिप्शन, है ना। और इंस्क्रिप्शन में आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब वो दवाइयों के नाम जो बीमारी ठीक करेगी, और सामने ही उनकी क्वांटिटी भी दी रहती है। तो बेसिकली यदि हम ये कहें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है किसी प्रिस्क्रिप्शन का, तो ये होता है इंस्क्रिप्शन। क्योंकि इंस्क्रिप्शन में दवाइयों के नाम और दवाइयों की क्वांटिटी रहती है। ठीक है। ये दवाइयों के ब्रांड नेम भी हो सकते हैं और दवाइयों के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये आपको तो पता है, दवाइयों के नाम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनके आगे उसके शॉर्ट फॉर्म लिख दिए जाते हैं कि वो दवाई कैसे लेनी है ना।
कब लेनी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया था लैटिन लैंग्वेज में जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, जैसे ओडी, बीडी, क्यूआईडी, टीडीएस, है ना। तो ये सब इसमें रहते हैं। अभी जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है बेटा, इसके भी फर्दर टाइप्स रहते हैं, मतलब इसके सब हेडिंग्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो दवाई रहेगी बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट देके उस बीमारी को क्योर करेगी, उसको जड़ से खत्म करेगी, उसको ठीक करेगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होगी वो सबसे ऊपर लिखी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो सपोर्टिव ड्रग होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, हमने उसको इन्फेक्शन को कि हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो हमें पता कि भाई वो मलेरिया का इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक। तो हम मलेरिया को जो ठीक करने की दवाई है वो सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर लिखी रहेगी। फिर हमने देखा कि भाई उसको कोई ड्रग हमें ऐसी देना है जो उसको सपोर्ट करे, मतलब उसकी उस दवाई की हेल्प करे, है ना। जैसे आपको जैसे किसी डॉक्टर ने किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से उसको कोई रोग हुआ, तो उसने विटामिन सी लिखा, अब नीचे उसने आयरन टैबलेट भी लिख दिया, है ना, आयरन टैबलेट लिख दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने बनाया है, इससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की प्रेजेंस में बढ़ जाएगा। तो किसी को यदि एनीमिया हुआ है और उसको आयरन का टेबलेट दिया है, तो उसको विटामिन सी हम कॉम्बिनेशन में दे देंगे। किसी को हमने कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, उसके बोन्स कमजोर हो गए हैं, मसल्स मसल्स में क्रैम्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है ना, तो उस केस में हम उसको कैल्शियम के साथ विटामिन डी दे देंगे, कैल्सीफेरॉल। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इसमें एक मेन ड्रग रहता है और दूसरा ड्रग जो है उसको सपोर्ट करता है। जैसे एनीमिया के ट्रीटमेंट में मेन ड्रग हो जाएगा आपका आयरन, और उसके साथ जो सपोर्टिव ड्रग हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी। तो इस तरह से डॉक्टर कॉम्बिनेशन में दवाई लिखता है। ठीक है। तो एक होता है मेन ड्रग और एक होता है सपोर्टिव ड्रग, है ना। या हो सकता है कि भाई डॉक्टर ने जो मेन ड्रग लिखा है उसके किसी साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एक सपोर्टिव ड्रग लिखा है। जैसे पेन किलर, पेन किलर पेशेंट 15 दिन तक खाएगा या 1 महीने तक खाएगा, तो वो पेन किलर का लॉन्ग टर्म में यूज करने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आ रहा है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई दी जो कि एसिड के इफेक्ट को कम करे। जैसे उसने पेन किलर के साथ पेंटोप्राजोल दे दिया, रेबेप्राजोल दे दिया। तो ये दवाइयां, जो मेन दवाइयां उसके साइड इफेक्ट को कम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट तो कर रही हैं, है ना। दवाई के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में सपोर्ट कर रही हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट को कम कर रही हैं, तो ये सपोर्टिव ड्रग्स हो गए, है ना। जैसे कोई ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको खाने के बाद नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग होती है, तो डोमपेरोडोन जैसा मॉलिक्यूल यूज करेंगे, है ना, जो कि इमेसिस को कम करेगा। एंटी इमेटिक ड्रग्स जो कि उल्टी को रोकते हैं, उल्टी को कम करते हैं, जो उसकी फीलिंग है उसको कम करते हैं। तो इस तरह से ये इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन में एक हो गया मेन ड्रग और दूसरा ड्रग हो गया सपोर्टिव ड्रग, जो कि हमारे मेन ड्रग को सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है। तो ये आपको इंस्क्रिप्शन समझ में आया, इसमें बेटा कोई डाउट तो नहीं है आपको। जैसे डॉक्टर ने लिखा मेट्रोनिडाजोल, है ना, डॉक्सीसाइक्लिन या पेनिसिलिन का कैप्सूल लिख दिया, ये सब आपका इंस्क्रिप्शन में आएगा, और सामने उसकी क्वांटिटी दी हुई है। यदि वो सिरप फॉर्म में रहेगा तो एमएल में लिखा होगा कि भाई 15 ml लेना है, 20 ml लेना है, एडल्ट डोज के हिसाब से। बच्चों का डोज अलग होता है, प्रेग्नेंट लेडी का डोज अलग है, जो जेरेटिक्स पेशेंट्स हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका डोज अलग है, सबके डोजेस अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर डोज मेंशन कर देता है। यदि टैबलेट है, कैप्सूल है, तो वो बता देगा भाई आपको दिन में 24 घंटे में 3 बार लेना है, 4 बार लेना है, 1 बार लेना है, सप्ताह में 1 बार लेना है ना, या आपको 1 महीने में 1 बार लेना हो तो वो भी बता देगा। कुछ दवाइयां ऐसी है जो कि 10-15 दिन में 1 बार भी ली जाती हैं, क्योंकि वो खून में लंबे समय तक रहती हैं। जैसे जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो 36 घंटे तक हमारे खून में रहता है, तो वो अल्टरनेटिव डे में वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना। तो ये हर दवाई को जो देने का ड्यूरेशन है वो अलग अलग रहता है, तो वो डॉक्टर उस पे मेंशन कर देता है, बता देता है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्लिनिक कब आना है, हॉस्पिटल कब आना है, मैंने आपको इंजेक्शन लिखे हैं या आपको इस डेट को लगाने हैं, तो उस डेट पे आपको जाके वो इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से डॉक्टर गाइड कर देता है, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देता है तो फार्मासिस्ट को एक्सप्लेन कर देता है। तो ये हुआ इंस्क्रिप्शन पार्ट। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए यदि डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो वो उस पे लिख देगा। ठीक है।
नंबर ऑफ डोजेस कितने देने हैं, उसको कैसे डिस्पेंस करना है, यदि कोई भी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर फार्मासिस्ट को देना चाहे तो वो इस पे आ जाएगा। कंपाउंडिंग तो फार्मासिस्ट करता नहीं है, क्योंकि अ, जो मेडिसिन है वो फार्मासिस्ट फैक्ट्री में बना ही लेता है, पूरी कंप्लीट कर लेता है, तो केवल उसको मेडिसिन देनी होती है। पहले क्या है, कंपाउंडिंग होती थी, मतलब फार्मासिस्ट बना के देता था दवाई, जैसे कुछ बनाना है तो वो खुद ही वहां बना के देगा। इसमें टाइम कंज्यूम होता था पेशेंट का, उसको आधा घंटे 15 मिनट वेट करना पड़ता था। फार्मासिस्ट दवाई बना के उसको देता था फ्रेश। पर अब ऐसा है, कंपनीज बना लेती हैं, तो बस टैबलेट कैप्सूल बॉटल में सिरप आता है, उठाना है और केवल देना है। तो अब ये काम थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ये सब फार्मेसी की पढ़ाई तो बहुत पहले से चली आ रही है, इसलिए अभी इसमें कंपाउंडिंग वर्ड भी ऐड किया गया है। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको समझ में आया? इट इज इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट बाय डॉक्टर। नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर, है ना। सिग्नेचर मतलब क्या होता है? ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है दवाई को कंज्यूम करना, पेशेंट दवाई को कैसे लेगा, इसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये सिग्नेचर में लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रिस्क्रिप्शन, और इससे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। जैसे LIQ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ल्यूकोर, है ना। जैसे LIN लिखा हुआ है, तो ये लिंकस का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे कैप्सूल डॉक्टर को लिखना है तो वो लिख देगा CAP, कैप, और डॉट लगा देगा, है ना। अब जैसे डॉक्टर को लिखना है सपोज क्रीम, उसको लिखना है ना, तो वो CRE लिख देगा शॉर्ट में और डॉट लगा देगा। तो ये जैसे इंजेक्शन लिखना है तो INJ लिख के डॉट लगा देगा। ये सब आप प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कम से कम 20-25 प्रिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो आपको सब आइडिया लग जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा पार्ट होता है, कहाँ क्या होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। अब जैसे एज है, तो एज क्यों जरूरी है? डोज कैलकुलेशन के लिए एज जरूरी है ना। जेंडर भी जरूरी है, पता तो रहे मेल है फीमेल है, क्योंकि कभी कभी जेंडर का भी डोज पे इफेक्ट पड़ जाता है ना। जैसे जो ऐसी दवाइयां हैं जिसमें जो नशीली दवाइयां होती है, तो फीमेल को वो दवाइयां बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जनरली जो मेल्स होते हैं वो नशा करते हैं, गुटखा सिगरेट दारू, तो वो उस डोज को टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन फीमेल तो नशा नहीं करती हैं सामान्यतः। अब तो खैर फीमेल भी पीछे नहीं है ना, लेकिन सामान्यतः मैं जनरली कह रहा हूँ कि फीमेल नशा नहीं करती हैं। तो उनको वो जो दवाइयों के डोज है वो उनके लिए काफी हैवी हो जाते हैं। अब जैसे जो व्यक्ति रोज दारू पी रहा है, उसको नशीली दवाई कम असर दिखाएगी, क्योंकि वो तो रोज ही नशा कर रहा है, उसकी बॉडी में टॉलरेंस आ गया है, उसको नशे के लिए बॉडी हिबिचुअलाइज हो गई है ना। लेकिन जो कभी नशा नहीं करता उसको तो थोड़ा सा भी दे दोगे तो वो तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो कभी दारू न पीता हो उसके लिए 2 पैक बहुत बड़ी बात है, और जो रोज पीता हो उसके लिए 5-7 पैक तो आम बात है। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो इस हिसाब से जेंडर का भी पता होना चाहिए, है ना। एज का भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके डोज अलग होंगे, जो जेनेटिक पेशेंट्स होंगे उनके भी डोज, एडल्ट डोज अलग होगा। तो डोज के कैलकुलेशन में हमें सहूलियत मिले, तो इसके लिए हम इस पे एज भी मेंशन करते हैं, जेंडर भी मेंशन करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, फिर आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन जो कि एक सिंबल होता है, RX से इसको डिनोट करते हैं। इंस्क्रिप्शन जिसमें मेडिकेशन आता है और मेडिकेशन की क्वांटिटी और उसके डोजेस दिए होते हैं। और इसमें फिर आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट के लिए, और सिग्नेचर में इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट के लिए। और इसमें नीचे एक डेट का कॉलम होता है, और डॉक्टर का नाम, उसका एड्रेस और उसकी कैटेगरी, वो कौन सा डॉक्टर है, और उसने कौन से कोर्सेज किए हैं। जैसे MBBS हो तो लिखा रहेगा, MD हो तो मेंशन रहेगा, है ना, गायनी हो तो मेंशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन पर प्रेजेंट रहती है, और प्रिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप पे रहता है क्लिनिक का या हॉस्पिटल का नाम। ठीक है, और एक साइन होता है प्लस का जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे बना होता है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट को इंडिकेट करता है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पे आपने प्लस का साइन देखा होगा, है ना। और फार्मासिस्ट का साइन क्या होता है? जैसे डॉक्टर अपने नाम के पहले क्या लिखता है, DR, वैसे फार्मासिस्ट अपने नाम के पहले लिखता है DRX। तो आप लोग भी अपने नाम के आगे DRX लगा सकते हो। फार्मासिस्ट लिखता है DRX और डॉक्टर लिखता है DR।
ठीक है। तो यहाँ पर होपफुली आपको प्रिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं पूछना, ठीक है।